मन पढ़ने का वास्तविक अर्थ समझना। HR गुरु मुकेश के इस अध्याय 8 में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है मन पढ़ने की कला। आइए तुरंत एक मिथक को तोड़ते हैं। मन पढ़ना कोई महाशक्ति नहीं है। यह टेलीपैथी, मानसिक क्षमताओं या किसी की आंखों में झांककर उनके अंतरतम रहस्यों को पढ़ने के बारे में नहीं है। यह कहीं अधिक व्यावहारिक, कहीं अधिक शक्तिशाली और पूरी तरह से सीखने योग्य चीज है। फेक्सियस के अनुसार मन पढ़ना बस किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर यह समझने की क्षमता है कि वे क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। इसमें उनकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, हाव भाव, आवाज का लहजा, सांस लेने के पैटर्न और समग्र ऊर्जा शामिल है। संक्षेप में, यह उन संकेतों को पढ़ने के बारे में है जो लोग भेजते हैं, जिनमें से कई को वे जानबूझकर प्रसारित भी नहीं कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और तुरंत जान जाते हैं कि कौन परेशान है, कौन आत्मविश्वास का नाटक कर रहा है, कौन बात करने के लिए खुला है और कौन अकेला रहना पसंद करेगा। यही मन पढ़ने की शक्ति है। यह आपको सामाजिक एक्स-रे दृष्टि देता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम लगातार दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। चाहे आप अपने साथी से बात कर रहे हों, किसी ग्राहक के साथ बातचीत कर रहे हों, किसी मित्र को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हों या किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हों, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। शब्द तो सिर्फ सतह हैं। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि संचार का केवल लगभग 7% मौखिक होता है। शेष 63% गैर मौखिक है, जो 38% आवाज के लहजे और 25% शारीरिक भाषा में विभाजित है। इसका मतलब है कि यदि आप केवल वही सुन रहे हैं जो लोग कहते हैं, तो आप अधिकांश संदेश को याद कर रहे हैं। इसे जरा गहराई से सोचें। जब कोई आपसे कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन इसे दबे होंठों, झुकी हुई आंखों और झुकी हुई मुद्रा के साथ कहता है, तो वे ठीक नहीं है। और यह आपको उनके शब्दों के कारण नहीं, बल्कि उनके शरीर के कारण पता चला। मन पढ़ना वास्तव में इसी बारे में है। यह समझने के बारे में है कि लोग क्या मतलब रखते हैं, न कि केवल वे क्या कहते हैं। आधार: बिना किसी निर्णय के अवलोकन करना एक मन पाठक के रूप में विकसित करने का पहला कौशल बिना किसी निर्णय के अवलोकन करना है। अधिकांश लोग अपने स्वयं के विश्वासों, अनुभवों और मान्यताओं के फिल्टर के माध्यम से दूसरों का अवलोकन करते हैं। यह सच्चाई को विकृत करता है। फेक्सियस सिखाते हैं कि वास्तव में मन पढ़ने के लिए आपको एक वैज्ञानिक की तरह निष्पक्ष रूप से और बिना किसी पूर्वाग्रह के अवलोकन करना होगा। यह न मान लें कि मुड़ी हुई भुजाओं का मतलब रक्षात्मकता है या मुस्कान का हमेशा खुशी का मतलब होता है। संदर्भ ही सब कुछ है। इसके बजाय डेटा एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या कर रहा है, उनका लहजा कैसा है, वे तटस्थ स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, दबाव में होने पर उनमें क्या बदलाव आता है। आपका लक्ष्य व्यवहार को अच्छा या बुरा लेबल करना नहीं है, बल्कि बस इसे नोटिस करना है। इसे हेनरिक फेक्सियस कैलिब्रेटिंग कहते हैं। यह सटीकता से मन पढ़ने की दिशा में आपका पहला कदम है। आपके सामने वाले व्यक्ति को कैलिब्रेट करना। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी से मिलते हैं। वे ऊर्जावान लगते हैं, तेजी से बोलते हैं और बहुत सारे हाव भाव करते हैं। आप मानसिक रूप से ध्यान देते हैं। यह उनका आधारभूत व्यवहार है। अगली बार जब आप उनसे मिलते हैं तो वे शांत हैं, मुश्किल से हिल रहे हैं और एक सपाट स्वर में बोल रहे हैं। आप तुरंत महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क ने अब उनकी स्वाभाविक स्थिति सीख ली है और यह पहचान सकता है कि कब इसमें बदलाव आता है। यही कैलिब्रेशन है। आप किसी के आधारभूत व्यवहार से विचलन का पता लगाना सीख रहे हैं, और वे विचलन अक्सर एक भावनात्मक बदलाव, तनाव, उत्साह, बेचैनी या यहां तक कि बेईमानी का संकेत देते हैं। प्रो टिप: उन लोगों को कैलिब्रेट करना शुरू करें जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्त, सहकर्मी, परिवार। शांत वातावरण में उनके स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण करें। फिर देखें कि दबाव में, सार्वजनिक रूप से या भावनात्मक बातचीत के दौरान वे कैसे बदलते हैं। जितना अधिक आप कैलिब्रेटेड होंगे, उतना ही आसान उनके मन में क्या चल रहा है उसे पढ़ना होगा। सहानुभूति की भूमिका मन पढ़ना नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव के बारे में है। फेक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि सहानुभूति आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जितना अधिक आप दूसरों को समझने की परवाह करते हैं, उतनी ही बेहतर आपकी सहज बुद्धि विकसित होती है। सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि आप वही महसूस करें जो दूसरे महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इस बात से अवगत रहें कि वे क्या अनुभव कर रहे होंगे और उसका सम्मान करें। खुद से पूछें, यह व्यक्ति इस समय क्या झेल रहा होगा? क्या वे चिंतित हैं, उत्साहित हैं,
कुछ छिपा रहे हैं। मैं उनके चेहरे, शरीर या स्वर से क्या सुराग इकट्ठा कर सकता हूं? जब आप वास्तविक जिज्ञासा और दयालुता के साथ लोगों के पास जाते हैं तो वे अधिक खुलते हैं। मन पढ़ने के लिए आपको जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस मौजूद रहने की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मौन बैठक। आइए एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यावसायिक बैठक में हैं। एक सहकर्मी एक विचार प्रस्तुत कर रहा है और प्रबंधकों में से एक अपनी कुर्सी पर पीछे बैठा है। भुजाएं मुड़ी हुई हैं, पैर टैप कर रहा है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। अधिकांश लोग उन्हें अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मन पढ़ रहे हैं तो आप संकेतों को पकड़ रहे हैं। उनकी मुड़ी हुई भुजाएं एक बाधा का सुझाव देती हैं। पैर का टैप अधीरता दिखाता है। उनकी चुप्पी असहमति का संकेत दे सकती है, या वे किसी चुनौती के साथ बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उनसे धीरे से बात करने का निर्णय लेते हैं। क्या इस दिशा पर आपके कोई विचार हैं? वे तुरंत आगे बैठते हैं और कहते हैं, वास्तव में हाँ, मैं बस एक चिंता व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका तय करने की कोशिश कर रहा था। आपने कमरे में एक छिपी हुई गतिशीलता को अनलॉक कर दिया, क्योंकि आपने वह देखा जो किसी और ने नहीं देखा। यही अवलोकन संबंधी सहानुभूति की शक्ति है। जागरूकता बढ़ाने के लिए अभ्यास फेक्सियस आपकी मन पढ़ने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास प्रदान करता है। दर्जी उद्देश्य के साथ लोगों को देखना। अगली बार जब आप किसी कैफे, ट्रेन या मॉल में हो तो चुपचाप लोगों को देखें। उनके हाव भाव के आधार पर उनकी भावनात्मक स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करें। क्या वे तनावग्रस्त, खुश या ऊब गए हैं? अब मूक फिल्म चुनौती। म्यूट पर एक फिल्म या टीवी शो देखें। केवल पात्रों के भावों और हाव भावों का उपयोग करके कहानी को समझने की कोशिश करें। यह गैर मौखिक संचार को समझने की आपकी क्षमता का निर्माण करता है। द दर्पण जर्नल। सामाजिक बातचीत के बाद एक जर्नल में प्रतिबिंबित करें। आपने दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में क्या देखा? क्या कुछ अजीब लगा? आपने क्या सुराग पकड़े? उनके शरीर ने उनके शब्दों से कैसे मेल खाया या विरोधाभास किया? ये छोटी आदतें आपकी धारणा को तेज करती हैं, और समय के साथ आप ऐसी चीजें देखना शुरू कर देंगे जिन्हें दूसरे पूरी तरह से याद करते हैं। सारांश, अध्याय 8 में आपने क्या सीखा? और मन पढ़ना जादू नहीं है, यह सचेत अवलोकन है। 90% से अधिक संचार गैर मौखिक होता है। मन पढ़ने की कुंजी व्यवहार में पैटर्न और बदलावों को नोटिस करना है। सहानुभूति, कैलिब्रेशन और उपस्थिति आपके मूलभूत उपकरण हैं। अभ्यास से धारणा तेज होती है। इस अध्याय में आपने पहला रहस्य खोल दिया है कि दूसरों को समझना बोलने से शुरू नहीं होता है, यह देखने से शुरू होता है। मन पढ़ने की कला मौन, अवलोकन और जिज्ञासा से शुरू होती है। जैसे ही हम अध्याय 2 में आगे बढ़ते हैं, हम विशिष्ट शारीरिक संकेतों, शरीर की भाषा को समझने के बारे में जानेंगे। आप सीखेंगे कि हाथ, मुद्रा, आंखें और यहां तक कि सांस लेने के तरीके से भी किसी के कहने से पहले ही यह पता चल सकता है कि वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं। अध्याय 2, शरीर की गुप्त भाषा। HR गुरु मुकेश में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने मन पढ़ने की नींव, अवलोकन, कैलिब्रेशन और सहानुभूति को उजागर किया। अब अध्याय 2 में हम शरीर की गुप्त भाषा में गहराई से उतरते हैं, क्योंकि जब शब्द झूठ बोलते हैं तो शरीर अभी भी बोलता है। हेनरिक फेक्सियस एक शक्तिशाली सच्चाई पर जोर देते हैं, शरीर वह नहीं छिपा सकता जो मन सोच रहा है। यहां तक कि जब कोई अपने विचारों को छिपाने की कोशिश करता है तो उनका शरीर छोटे छोटे अचेतन संकेत देगा, जिन्हें सूक्ष्म भाव या गैर मौखिक संकेत भी कहा जाता है। ये संकेत छिपी हुई भावनाओं को अनलॉक करने की कुंजी है। आइए शरीर की शब्दावली को विस्तार से जानें। 1. चेहरे के भाव। भावनाओं की खिड़की मानव चेहरा एक शक्तिशाली उपकरण है। 34 से अधिक मांसपेशियों के साथ यह 10,000 से अधिक भावनाओं के संयोजन को व्यक्त कर सकता है, जबकि कई भाव जानबूझकर होते हैं, जैसे कि एक विनम्र मुस्कान। अन्य स्वचालित होते हैं। ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक सूक्ष्म भाव है, एक संक्षिप्त अनैच्छिक चेहरे की हरकत जो किसी व्यक्ति की वास्तविक भावना को प्रकट करती है, इससे पहले कि वे इसे छिपा सकें। सूक्ष्म भाव आमतौर पर 1 सेकंड से भी कम समय तक चलते हैं, लेकिन वे बहुत कुछ कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई आपसे सहमत होता है तो घृणा की एक झलक दिखाई दे सकती है। यह सुझाव देती है कि वे वास्तव में आपके विचार का समर्थन नहीं करते हैं। दबे हुए होंठ या फूले हुए नथुने दबी हुई नाराजगी का संकेत दे सकते हैं। उठी हुई भौहें और चौड़ी आंखें अक्सर आश्चर्य या संदेह का संकेत देती हैं। अभ्यास टिप: ध्वनि बंद करके साक्षात्कार या बहस देखें।
क्या आप लोगों के चेहरों पर भावनाओं की सूक्ष्म झलकियां देख सकते हैं? जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही तेजी से आपका मस्तिष्क इन तात्कालिक संकेतों को समझने लगेगा। 2. आंखों का संपर्क, विश्वास या तनाव। आंखें ध्यान, इरादे और भावना को प्रकट करती हैं। लेकिन लोकप्रिय धारणा के विपरीत अधिक आंखों का संपर्क हमेशा ईमानदारी का मतलब नहीं होता है। यहां क्या देखना है? बन प्रत्यक्ष। स्थिर आंखों का संपर्क अक्सर आत्मविश्वास या टकराव दिखाता है। अत्यधिक पलक झपकना चिंता का संकेत हो सकता है। दाहिनी ओर ऊपर देखना यह बता सकता है कि कोई दृश्य की कल्पना कर रहा है। बाईं ओर नीचे देखना यह बता सकता है कि वे किसी भावना या स्मृति को याद कर रहे हैं। आंखों के संपर्क से बचना बेचैनी, अपराध बोध या शर्मीलेपन का संकेत दे सकता है, लेकिन कभी कभी यह सिर्फ एक सांस्कृतिक आदत होती है। फेक्सियस सलाह देते हैं कि जब कोई विषय बदलता है तो किसी के आंख के व्यवहार में बदलाव देखें। यदि किसी विशिष्ट विषय के बारे में बात करते समय उनकी आंखें अचानक भटक जाती हैं, तो यह भावनात्मक प्रतिरोध प्रकट कर सकता है। प्रो टिप: घूरे नहीं। बहुत अधिक ध्यान देने पर लोग असहज महसूस करते हैं। कोमल शारीरिक भाषा के साथ एक शांत नजर दूसरों को स्वाभाविक रूप से खुलने देती है। 3. हाथ कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे हाथ अभिव्यंजक होते हैं और अक्सर हमारे शब्दों की तुलना में तेजी से बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। खुली हथेलियां ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देती हैं। भींचे हुए मुट्ठी तनाव या क्रोध का सुझाव दे सकते हैं। सर, गर्दन, चेहरे या बालों को छूना अक्सर एक आत्म शांत करने वाला व्यवहार होता है, जो तनाव, घबराहट या अनिश्चितता का संकेत देता है। उंगली उठाना आक्रामक और नियंत्रित करने वाला लग सकता है। छिपे हुए हाथ, उदाहरण के लिए जेब में या पीछे की ओर, बेचैनी या सतर्कता का सुझाव दे सकते हैं। फेक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि जब लोग वास्तव में शांत और ईमानदार होते हैं तो उनके हाथ दिखाई देते हैं, अभिव्यंजक होते हैं और ढीले ढंग से खुले होते हैं। क्या आप किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ना चाहते हैं? उनके हाथों को देखें। क्या वे अचानक हिलना बंद कर देते हैं? क्या वे बेचैन होने लगते हैं? सच्चे लोग अक्सर बात करते समय स्वाभाविक रूप से अपने हाथों का उपयोग करते हैं। हाव भाव के प्रवाह में अचानक कमी हिचकिचाहट या धोखे का संकेत दे सकती है। 4. मुद्रा और स्थिति। शरीर की कहानी किसी के शरीर को धारण करने का तरीका आपको बताता है कि वे अंदर से कैसा महसूस करते हैं, भले ही उनका चेहरा इसे छिपाने की कोशिश करे। मुख्य मुद्रा संकेत। नैनी आगे झुकना रुचि और जुड़ाव का सुझाव देता है, और ये पीछे झुकना मूल्यांकन या अरुचि का संकेत दे सकता है। धड़ को मोड़ना अक्सर बेचैनी या भावनात्मक वापसी का संकेत देता है। मुड़ी हुई भुजाओं का मतलब रक्षात्मकता हो सकता है, लेकिन आराम भी हो सकता है। यह संदर्भ और व्यक्ति के आधारभूत व्यवहार पर निर्भर करता है। पैरों के बारे में क्या? फेक्सियस कहते हैं कि पैर कभी झूठ नहीं बोलते। लोग अपने पैरों को उस चीज की ओर इंगित करते हैं जिसे वे पसंद करते हैं, या उससे दूर जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। यदि किसी का शरीर आपकी ओर है लेकिन उनके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वे शाब्दिक या भावनात्मक रूप से बाहर निकलने की तलाश में हैं। अपनी अगली सामाजिक सभा में इसे आजमाएं। समूह बातचीत के दौरान देखें कि लोगों के पैर कहां इशारा कर रहे हैं। यह अक्सर बताता है कि वे सबसे अधिक ध्यान किसे दे रहे हैं। 5. सांस लेना और सूक्ष्म हरकतें। सांस लेने के पैटर्न एक और छिपी हुई जानकारी देने वाले हैं। तेज, उथली सांस लेना अक्सर चिंता या उत्साह का संकेत देता है। गहरी धीमी सांस लेना शांति या नियंत्रण दिखाता है। अचानक सांस रोकना या तेज सांस लेना आश्चर्य या तनाव का संकेत दे सकता है। सूक्ष्म हरकतों पर भी ध्यान दें, जैसे कि जोर से निगलना, एक पैर से दूसरे पैर पर वजन बदलना, या होंठों में एक त्वरित ऐंठन। ये भावनाओं के प्रति अचेतन प्रतिक्रियाएं हैं। अन्य संकेतों के साथ जोड़े जाने पर ये छोटे संकेत अविश्वसनीय रूप से खुलासा करने वाले बन जाते हैं। वास्तविक जीवन का परिदृश्य। नौकरी के साक्षात्कार को पढ़ना। आइए हेनरिक फेक्सियस के अनुभव से एक उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि आप एक नौकरी के साक्षात्कार में बैठे हैं। उम्मीदवार आत्मविश्वास से बोलता है, बहुत मुस्कुराता है और कहता है कि वह इस भूमिका के बारे में उत्साहित है, लेकिन आपको कुछ अजीब लगता है। उनके हाथ मेज के नीचे ही रहते हैं। पिछली नौकरी के बारे में पूछे जाने पर वे तेजी से पलक झपकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर वे जोर से निगलते हैं। उनके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सूक्ष्म संकेत बता सकते हैं कि वे उतने आत्मविश्वास या उत्साही नहीं हैं जितना उनके शब्द बताते हैं। शायद वे इस पद के बारे में अनिश्चित हैं, या शायद वे अपनी पिछली नौकरी छोड़ने का कारण छिपा रहे हैं। आप उनका सामना नहीं करते हैं,
इसके बजाय आप एक अनुवर्ती प्रश्न पूछते हैं, आपने अपनी पिछली कंपनी छोड़ने का फैसला क्यों किया? अब आप उन्हें समझाने के लिए जगह दे रहे हैं और आप ध्यान से देख रहे हैं कि उनका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। शरीर को पढ़ना शब्दों के नीचे हो रही दूसरी बातचीत को सुनने जैसा है। अध्याय 2 से मुख्य बातें। यह चेहरा छिपी हुई भावनाओं को प्रकट करता है। सूक्ष्म भावों पर ध्यान दें। आंखों की हरकतें दिखाती हैं कि कोई कैसे विचारों को संसाधित करता है। हाथ और मुद्रा आत्मविश्वास, बेचैनी या धोखे को दर्शाते हैं। पैर अक्सर रुचि या भागने की ओर इशारा करते हैं। सांस लेना और सूक्ष्म हरकतें मन के मौन संकेत हैं। हेनरिक फैक्सियस सिखाते हैं कि शरीर एक खुली किताब है, आपको बस भाषा सीखनी है। और सभी भाषाओं की तरह प्रवाह अभ्यास, ध्यान और जिज्ञासा के साथ आता है। अगले अध्याय में हम दूसरों के साथ तालमेल बिठाने के तरीके का पता लगाएंगे, नकल करके और तालमेल बनाकर, जो गहरे संबंध और विश्वास बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 3, नकल की शक्ति, तत्काल संबंध बनाना। पिछले अध्याय 2 में हमने उजागर किया कि शरीर अपनी भाषा कैसे बोलता है, मुद्रा, हाव भाव और सूक्ष्म भावों के माध्यम से। अब अध्याय 3 में हम मन पढ़ने की कला के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक में आगे बढ़ते हैं, नकल। हेनरिक फैक्सियस इस अवधारणा को जोड़ तोड़ के रूप में नहीं, बल्कि तालमेल बनाने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह भावना कि यह व्यक्ति वास्तव में मुझे समझता है। नकल दो लोगों के बीच बिना एक शब्द कहे गहरे संबंध, सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करती है। आइए इसे तोड़ते हैं। 1, नकल क्या है? नकल किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार, उनकी मुद्रा, हाव भाव, चेहरे के भाव, आवाज का लहजा या यहां तक कि सांस लेने की लय की सूक्ष्म नकल करने का कार्य है। यह क्यों काम करता है? दर्पण न्यूरॉन्स नामक किसी चीज के कारण। ये विशेष मस्तिष्क कोशिकाएं तब सक्रिय होती हैं जब हम कोई क्रिया करते हैं और जब हम किसी और को ऐसा करते हुए देखते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप किसी का सूक्ष्म रूप से नकल करते हैं तो उनका मस्तिष्क पंजीकृत करता है, यह व्यक्ति मेरे जैसा है, और यह प्रभाव और संबंध का द्वार खोलता है। आपने शायद इसे स्वाभाविक रूप से होते देखा होगा। दो दोस्त बातचीत के दौरान एक ही तरफ झुक रहे हैं, एक जोड़ा एक साथ घूंट भर रहा है, एक समूह लय में हंस रहा है। यह कहने का एक अचेतन तरीका है, मैं वही महसूस करता हूं जो तुम महसूस करते हो। 2, स्वाभाविक रूप से नकल कैसे करें? नकल कभी भी जबरदस्ती या स्पष्ट नहीं लगनी चाहिए। यदि इसे अजीब तरह से किया जाता है तो यह बेचैनी पैदा कर सकता है। कुंजी सूक्ष्मता और समय है। देजकंदर मुद्रा से शुरू करें। वे जिस तरह से बैठे या खड़े हैं उसी तरह से मेल करें। क्या वे शांत हैं या सीधे बैठे हैं? पैर मोड़कर बैठे हैं या आगे झुक रहे हैं? हाव भाव, यदि वे अपने चेहरे को छूते हैं, सिर खुजलाते हैं या हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ सेकंड बाद उनका अनुसरण करें। भाषण की लय, उनकी गति, लहजे और यहां तक कि आवाज की मात्रा से मेल करें। यदि वे तेजी से और उत्साह से बोलते हैं तो उस ऊर्जा से मेल करें। यदि वे शांत और धीमी आवाज में बोलते हैं तो धीमे हो जाएं। सांस लेना, यह बहुत शक्तिशाली है। यदि आप अपनी सांस को उनकी सांस के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो संबंध तुरंत गहरा हो जाता है। महत्वपूर्ण, हर चीज की नकल न करें, वह डरावना लगता है। इसके बजाय 2-3 तत्वों को चुनें और थोड़ी देरी के साथ उनकी नकल करें। इसे एक नृत्य की तरह सोचें, न कि एक कॉपी मशीन की तरह। 3, भावनाओं की नकल करना, न कि केवल हरकतों की। फैक्सियस सिखाते हैं कि सबसे प्रभावी नकल भावनात्मक रूप से होती है। यदि कोई चिंतित महसूस कर रहा है तो उनसे शांत सहानुभूति के साथ मिले, न कि अत्यधिक ऊर्जा के साथ। यदि वे उत्साही हैं तो उनके उत्साह से मेल करें। इसे भावनात्मक कैलिब्रेशन कहा जाता है, किसी की भावनात्मक स्थिति में तालमेल बिठाना और उसे ईमानदारी से प्रतिबिंबित करना। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त एक परीक्षा को लेकर तनाव में है। वे इधर उधर घूम रहे हैं और तेजी से बात कर रहे हैं। शांत हो जाओ कहने के बजाय पहले उनके ऊर्जा स्तर से मेल करें, उनके साथ चलें, उनकी गति से मेल करें, ध्यान से सुनें। फिर जब आप उनसे मेल कर लें तो धीरे धीरे अपनी हरकतों और भाषण को धीमा करके उन्हें शांति की ओर ले जाएं। वे बिना एहसास किए आपकी गति का अनुसरण करेंगे। इसे पेसिंग एंड लीडिंग कहा जाता है। पहले आप उनसे वहीं जुड़ते हैं जहां वे हैं, फिर आप उन्हें वहां ले जाते हैं जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। 4, नकल से विश्वास बनाना। हेनरिक फैक्सियस बताते हैं कि हमारी प्रवृत्ति उन लोगों पर भरोसा करने की होती है जो हमें समझते हैं, हमारी ऊर्जा से मेल खाते हैं और हमारे मूल्यों या विश्वासों को दर्शाते हैं। नकल इन तीनों में टैप करती है।
मान लीजिए कि आप एक नए ग्राहक से मिल रहे हैं। वे कठोर, औपचारिक और आरक्षित हैं। यदि आप अत्यधिक आराम से या जोर से आते हैं तो यह एक अलगाव पैदा करता है। इसके बजाय उनकी औपचारिकता की नकल करें, उनकी शैली से मेल करें और धीरे धीरे मित्रता में घुल मिल जाएं। यह सम्मान और समझ का संकेत देता है। समय के साथ वे अधिक सहज हो जाएंगे और तभी सच्ची बातचीत शुरू होती है। यह तकनीक नौकरी के साक्षात्कारों, बिक्री कॉल, डेटिंग, टीम निर्माण और यहां तक कि पालन पोषण में भी काम करती है। परिणाम, दूसरा व्यक्ति देखा हुआ, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही वास्तविक शक्ति है। 5. नकल का प्रभाव पर असर। क्या आप अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं? नकल करके शुरुआत करें। शोध से पता चलता है कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति को हां कहने की अधिक संभावना रखते हैं जो सूक्ष्म तरीकों से भी उनकी नकल करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परिचितता और साझा मूल्यों की भावना पैदा करता है। लेकिन याद रखें, लक्ष्य जोड़ तोड़ नहीं है, लक्ष्य जुड़ाव है। नकल आपके और उनके दुनिया के बीच एक पुल बनाती है। एक बार जब वह पुल बन जाता है तो विचार और प्रभाव स्वाभाविक रूप से उस पार बह सकते हैं। फेक्सियस हमें याद दिलाते हैं कि प्रभाव किसी पर हावी होने के बारे में नहीं है, यह उनसे जुड़ने और धीरे से उन्हें आगे मार्गदर्शन करने के बारे में है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, संघर्ष को शांत करना। मान लीजिए कि आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां दो सहकर्मी गरमागरम बहस कर रहे हैं। एक गुस्से में है, भुजाएं मुड़ी हुई हैं और आवाज ऊंची है। दूसरा चुप और रक्षात्मक है, पीछे झुक रहा है। गुस्से वाले व्यक्ति से जुड़ने और उसे शांत करने के लिए तुरंत उसे आराम करने के लिए न कहें, वह आमतौर पर उल्टा असर करता है। इसके बजाय उनकी तीव्रता को थोड़ा सा नकल करें। सीधे खड़े हों, दृढ़ लेकिन शांत स्वर में बोलें, उनकी भावना को स्वीकार करें। मैं देख सकता हूं कि यह आपके लिए वास्तव में मायने रखता है। एक बार जब वे महसूस करते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है तो धीरे धीरे अपनी आवाज और शारीरिक तनाव को कम करना शुरू करें। आप उन्हें एक शांत स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। वे अक्सर अनजाने में आपका अनुसरण करेंगे। कुछ क्षण बाद तापमान गिर जाता है। एक वास्तविक बातचीत शुरू होती है। 6. बचने योग्य कमियां। फेक्सियस सामान्य गलतियों के बारे में भी चेतावनी देते हैं। धीरे बहुत अधिक नकल करना। यदि आप हर चीज की नकल करते हैं तो यह नकली लगता है। तालमेल से बाहर होना। यदि आप बहुत धीमे या स्पष्ट हैं तो वे इसे नोटिस करेंगे। सहानुभूति की कमी। यदि आप व्यक्तिगत लाभ के लिए नकल कर रहे हैं तो लोग हेरफेर महसूस करेंगे। रहस्य प्रामाणिकता है। नकल का उपयोग इसलिए करें क्योंकि आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं, नियंत्रित करने के लिए नहीं। अभ्यास व्यायाम। अपनी अगली बातचीत में इसे आजमाएं। व्यक्ति की मुद्रा और ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करें। एक पहलू की नकल करें, शायद वे कैसे बैठे हैं या उनकी बोलने की गति। धीरे धीरे दूसरा पहलू जोड़ें, शायद उनका हाव भाव या सांस लेने की लय। देखें कि संबंध कैसे बदलता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब लोग मेल खाते हुए महसूस करते हैं तो वे कितनी जल्दी खुल जाते हैं। अध्याय 3 से मुख्य बातें। नकल गहरी तालमेल और भावनात्मक संबंध बनाती है। सूक्ष्म संरेखण के लिए मुद्रा, हाव भाव, स्वर और सांस लेने का उपयोग करें। शारीरिक नकल की तुलना में भावनात्मक कैलिब्रेशन अधिक महत्वपूर्ण है। पेसिंग और लीडिंग का उपयोग करें। पहले मेल करें, बाद में मार्गदर्शन करें। यह प्रामाणिकता प्रभाव का हृदय है। अहंकार के बजाय सहानुभूति के साथ नकल करें। अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि रोजमर्रा की बातचीत में मौखिक संकेतों और छिपे हुए संदेशों को कैसे समझा जाए और कैसे जो लोग कहते हैं वह हमेशा उनका मतलब नहीं होता है। अध्याय 4, पंक्तियों के बीच सुनना, मौखिक भाषा को समझना। पिछले अध्याय 3 में हमने खोजा कि नकल कैसे तत्काल विश्वास और संबंध बना सकती है। अब अध्याय 4 में हम एक अलग तरह की पढ़ाई में उतरेंगे, वह जो शब्दों के माध्यम से होती है, लेकिन केवल उन शब्दों के माध्यम से नहीं जो लोग कहते हैं। हम वास्तव में उनका क्या मतलब है, इसमें गहराई से जा रहे हैं। हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि अधिकांश लोग सतह पर जो कहा जा रहा है उसे सुनते हैं, लेकिन यदि आप मन पढ़ना चाहते हैं तो आपको पंक्तियों के बीच सुनना सीखना होगा। लोग अक्सर कोड में बोलते हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि इसलिए कि वे पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं कि उनके शब्दों की पसंद कितना कुछ प्रकट करती है। इस अध्याय में आप रोजमर्रा की बातचीत में पैटर्न, सुराग और छिपे हुए अर्थों को पहचानना सीखेंगे। 1. हम जो शब्द चुनते हैं वे हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास भाषा का उपयोग करके अपनी आंतरिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का एक अनूठा तरीका होता है।
फैक्सियस बताते हैं कि हम सभी अपनी प्रमुख इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद या आंतरिक भावनाओं के आधार पर वास्तविकता को फिल्टर करते हैं। ये फिल्टर यह आकार देते हैं कि हम अनुभवों का वर्णन कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, एक दृश्य व्यक्ति कह सकता है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, या यह मुझे अच्छा लग रहा है। एक श्रवण व्यक्ति कह सकता है, यह सही लग रहा है, या मैं आपको सुन रहा हूं। एक काइनेस्थेटिक व्यक्ति कह सकता है, मुझे लगता है कि यह सही है, या यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इन मौखिक संकेतों पर ध्यान देकर आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे संसाधित करता है और अपने संचार को उससे मेल खाने के लिए अनुकूलित कर सकता है। जब आप उनकी भाषा शैली से मेल खाते हैं तो वे अधिक समझे हुए और आपसे अधिक जुड़े हुए महसूस करेंगे। 2. रूपकों और वाक्यांशों को सुनना। फैक्सियस दिखाते हैं कि रूपक केवल काव्यात्मक नहीं होते हैं, वे किसी के मन की खिड़कियां होते हैं। इस पर विचार करें। यदि कोई कहता है, मैं बहुत दबाव में हूं, तो वे शायद शारीरिक रूप से बोझिल महसूस कर रहे हैं। यदि वे कहते हैं, मैं फंसा हुआ हूं, तो वे फंसा हुआ या आगे बढ़ने के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। यदि वे कहते हैं, मैं काम में डूबा हुआ हूं, तो वे अभिभूत और असहाय महसूस कर सकते हैं। ये वाक्यांश यादृच्छिक नहीं है, वे भावनात्मक मानचित्र हैं। और यदि आप समान भाषा का उपयोग करके उन्हें वापस प्रतिबिंबित करते हैं, तो यह तत्काल सहानुभूति बनाता है। उदाहरण के लिए, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आइए आपको आगे बढ़ने में मदद करने के कुछ तरीकों का पता लगाएं। या आप दबाव में महसूस कर रहे हैं, हम उस बोझ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह शब्दों की नकल करने के बारे में नहीं है, यह गहरी भावनात्मक सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के बारे में है। 3. पूर्व धारणाओं की शक्ति। लोग हमेशा अपने मूल विश्वासों को सीधे व्यक्त नहीं करते हैं। इसके बजाय वे विश्वास पूर्व धारणाओं में दिखाई देते हैं, जो उनके वाक्यों के भीतर छिपी हुई मान्यताएं हैं। उदाहरण, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता। यह वाक्य पूर्व धारणा करता है कि लोगों को मेरी बात की परवाह नहीं है, या मुझे पता है कि मैं इसे फिर से खराब कर दूंगा। यह पूर्व धारणा करता है कि मैं हमेशा असफल होता हूं, मैं बदल नहीं सकता। फैक्सियस हमें ध्यान से सुनने के लिए सिखाते हैं कि लोग अपने और दुनिया के बारे में क्या मानते हैं। ये विश्वास उनके व्यवहार, आत्मविश्वास और विकल्पों को आकार देते हैं। एक मन पाठक के रूप में आपका काम इन पैटर्न को पहचानना और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना या आवश्यकता अनुसार उन्हें धीरे से चुनौती देना है। 4. ध्यान दें कि क्या नहीं कहा जा रहा है। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। यदि कोई विषय से बचता है, हिचकिचाता है या अस्पष्ट जवाब देता है, तो वे अनिश्चितता, बेचैनी या यहां तक कि धोखे को छिपा रहे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पूछते हैं, आपका सप्ताहांत कैसा रहा? वे जवाब देते हैं, ठीक था, एक ठहराव और एक नकली मुस्कान के साथ। स्वर, समय और हिचकिचाहट बताते हैं कि ठीक का मतलब ठीक नहीं है। फैक्सियस हमें अधूरे वाक्यों, स्वर में बदलाव, अचानक विषय बदलने, अतिरंजित उत्तरों जैसे हमेशा या कभी नहीं पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। ये संकेत हैं कि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। 5. असंगति को पहचानना। जब शब्द और शरीर मेल नहीं खाते हैं, तो कभी कभी किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा उनके शब्दों का खंडन करती है। वे कह सकते हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी भुजाएं मुड़ी हुई हैं, कंधे तने हुए हैं और आंखें नीचे हैं। इसे असंगति कहा जाता है और यह एक सुनहरा सुराग है। फैक्सियस बताते हैं, जब लोग झूठ बोलते हैं, विरोधाभासी महसूस करते हैं या अनिश्चित होते हैं, तो उनके मौखिक और गैर मौखिक संकेत तालमेल से बाहर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, भले ही शब्द इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हों। जब आप इसे देखते हैं तो आरोप न लगाएं। इसके बजाय ईमानदारी के लिए जगह बनाने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न पूछें। उदाहरण, आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कुछ और महसूस कर रहे होंगे। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? यह दृष्टिकोण सुरक्षा और ईमानदारी को प्रोत्साहित करता है और वहीं से वास्तविक संचार शुरू होता है। 6. प्रभावी ढंग से बातचीत को प्रभावित और मार्गदर्शन करने के लिए मौखिक संकेतों का उपयोग करना। एक बार जब आप किसी की भाषा के पैटर्न को पहचान सकते हैं, तो आप बातचीत को अधिक प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अक्सर कहता है, मुझे बस यह नहीं दिख रहा है कि यह कैसे काम करेगा, तो दृश्य संकेतों के साथ प्रतिक्रिया दें। आइए बड़ी तस्वीर देखें और कुछ संभावित रास्तों की कल्पना करें। यदि वे कहते हैं, यह मुझे सही नहीं लग रहा है, तो काइनेस्थेटिक संकेतों का उपयोग करें। क्या इसे अधिक आरामदायक या ठोस महसूस कराएगा? उनकी भाषा बोलना तत्काल विश्वास बनाता है और आपको धीरे से उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने की अनुमति देता है।
वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग। एक टीम सदस्य को प्रशिक्षित करना। कल्पना कीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं और एक कर्मचारी कहता है, जब प्रस्तुति देने की बात आती है तो मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं। इसे अनदेखा करने के बजाय गहराई से सुने। इस वाक्य में पूर्व धारणाएं हैं। मैं हमेशा असफल होता हूं और भावनात्मक भाषा गड़बड़ करना एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि अतीत में प्रस्तुतियां आपके इच्छानुसार नहीं हुई। आपके लिए एक सफल प्रस्तुति कैसी दिखेगी? उनकी भाषा को प्रतिबिंबित करके और विचारोत्तेजक प्रश्न पूछकर आप बिना प्रतिरोध के उनकी मानसिकता को बदलने में मदद करते हैं। 7. सिर्फ सुने नहीं, समझें। फेक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि मन पढ़ने की कला यह अनुमान लगाने के बारे में नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं। यह समझने के लिए एक जगह बनाने के बारे में है ताकि वे यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करें कि वास्तव में क्या चल रहा है। शब्द उपकरण है, लेकिन यह है कि आप उन्हें कैसे सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं जो परिवर्तन पैदा करता है। अभ्यास व्यायाम। अगली बार जब आप बातचीत में हो तो व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए सटीक वाक्यांशों को सुने। पहचानें कि क्या वे दृश्य, श्रवण या भावना आधारित शब्दों का उपयोग करते हैं। अपनी भाषा में उनकी शैली को प्रतिबिंबित करें। ध्यान दें कि क्या वे आराम करते हैं, खुलते हैं या अधिक व्यस्त हो जाते हैं। आप जितनी बेहतर गहराई से संदेश सुनेंगे, उतनी ही शक्तिशाली ढंग से आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अध्याय 4 से मुख्य बातें। भाषा के पैटर्न बताते हैं कि लोग कैसे सोचते और महसूस करते हैं। ये संबंध बनाने के लिए संवेदी भाषा शैलियों का मिलान करें। पर्याय विश्वासों को उजागर करने के लिए रूपकों और पूर्व धारणाओं को सुने। ये शब्दों और शरीर के बीच असंगति पर ध्यान दें। दौड़ी बातचीत को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए देखभाल के साथ भाषा को वापस प्रतिबिंबित करें। अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि झूठ और धोखे को कैसे पहचाना जाए और कब आपकी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया जाए जब कुछ अजीब लगे। अध्याय 5, झूठ के पीछे की सच्चाई, धोखे और छिपे हुए उद्देश्यों का पता लगाना। अध्याय 5 में आपका स्वागत है। हमने शारीरिक भाषा का अवलोकन करना, भावनाओं की नकल करना और मौखिक संकेतों को समझना सीखा है। अब हम मन पढ़ने के सबसे आकर्षक और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में कदम रखते हैं, धोखे का पता लगाना। आइए स्पष्ट करें, यह लोगों पर आरोप लगाने या उन्हें उजागर करने के लिए एक मानवीय झूठ डिटेक्टर बनने के बारे में नहीं है। यह आपकी अंतर्ज्ञान को विकसित करने, अपनी धारणा को तेज करने और यह जानने के बारे में है कि कब कुछ सही नहीं लगता है। हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि अधिकांश झूठ आपराधिक नहीं होते हैं। सूक्ष्म सामाजिक झूठ, भावनात्मक आवरण या ऐसे क्षण होते हैं जब लोग खुद को या दूसरों को बचाने के लिए सच्चाई के कुछ हिस्सों को छिपाते हैं, लेकिन वे झूठ भी एक निशान छोड़ जाते हैं। और जब आप जानते हैं कि क्या देखना है, तो आप स्पष्टता, करुणा और आत्मविश्वास के साथ संकेतों को पढ़ सकते हैं। 1. लोग झूठ क्यों बोलते हैं? फेक्सियस बताते हैं कि लोग कई कारणों से झूठ बोलते हैं। संघर्ष से बचने के लिए, अपनी छवि की रक्षा के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए, हेरफेर करने या नियंत्रण हासिल करने के लिए। लेकिन सभी झूठ दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं। वास्तव में कई रक्षात्मक होते हैं। यह कहने का एक तरीका है, मैं अपना असली रूप दिखाने में सुरक्षित महसूस नहीं करता। इसीलिए मन पढ़ना झूठ पकड़ने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि झूठ क्या छिपा रहा है। 2. धोखे के बताने वाले संकेत कोई एक हरकत या वाक्यांश नहीं है जो यह साबित करे कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसे संकेतों के समूह हैं जो बताते हैं कि कुछ सही नहीं है। यहां सामान्य संकेतक दिए गए हैं। आंखों के संपर्क से बचना या अचानक बहुत तीव्र रूप से बनाए रखना। 2. अत्यधिक स्पष्टीकरण देना या अनावश्यक विवरण देना। बार बार चेहरे, नाक या मुंह को छूना। बेचैन होना या शरीर की स्थिति को तेजी से बदलना। असंगति, शब्द कुछ कहते हैं, शरीर कुछ और कहता है। बाकी बॉन्ड सामदान्य। विलंबित प्रतिक्रियाएं, जैसे कि मानसिक रूप से उत्तरों का पूर्वाभ्यास करना। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इस व्यवहार की तुलना उनके आधारभूत व्यवहार से करते हैं। 3. आधारभूत व्यवहार स्थापित करना। फेक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि धोखे का पता लगाने के लिए आपको पहले व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को जानना होगा। कुछ लोग हमेशा आंखों के संपर्क से बचते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं। अन्य स्वाभाविक रूप से बेचैन होते हैं या बोलने से पहले रुकते हैं। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निरीक्षण करें। जब वे शांत होते हैं तो वे कैसा व्यवहार करते हैं।
उनकी भाषण की लय और लहजा, वे उनके सामान्य हाव भाव और भाव। एक बार जब आप उनका आधारभूत व्यवहार जान जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कब चीजें बदलती हैं, और वह बदलाव आपका सुराग है। 4. भावनात्मक अलगाव को पहचानना। जब लोग झूठ बोलते हैं तो अक्सर उनकी कहानी और उनकी भावना के बीच एक अलगाव होता है। उदाहरण के लिए, वे कुछ दुखद कहते हैं लेकिन उनका चेहरा सपाट होता है या यहां तक कि मुस्कुरा रहा होता है। वे खुशी व्यक्त करते हैं लेकिन उनकी आवाज नीरस और एकरस होती है। यह बेमेल एक संकेत है। मस्तिष्क एक साथ सामग्री और भावना दोनों को नकली बनाने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए एक अक्सर फिसल जाता है। ध्यान दें कि क्या भावना कहानी से मेल खाती है। यदि नहीं तो धीरे से आगे अन्वेषण करें। 5. देखने योग्य मौखिक सुराग। फेक्सियस विशिष्ट वाक्यांशों की ओर इशारा करते हैं जो बेईमानी का सुझाव दे सकते हैं। सच कहूं तो ईमानदारी की प्रस्तावना क्यों? भगवान की कसम, ईमानदारी से मुझे याद नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ये अक्सर रक्षात्मक वाक्यांश होते हैं जिनका उद्देश्य आपको आश्वस्त करना होता है, न कि स्वाभाविक रूप से संवाद करना। यह भी ध्यान दें कि क्या कोई उत्तर देने से पहले आपके प्रश्न को दोहराता है। यह संकेत हो सकता है कि वे समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 6. ठहराव और अंतराल की शक्ति। कभी कभी यह नहीं कहा जाता है बल्कि वह नहीं कहा जाता है जो मायने रखता है। लंबे ठहराव, अचानक विषय बदलना, उन विवरणों को छोड़ना जिनका वे सामान्य रूप से उल्लेख करते हैं। ये अंतराल बेचैनी या छिपे हुए एजेंडे का संकेत दे सकते हैं। यहां बिना दबाव डाले प्रतिक्रिया देने का तरीका बताया गया है। यह दिलचस्प है। मुझे और बताओ। या आप वहां रुक गए। आप क्या सोच रहे थे? आपने एक्स का उल्लेख किया लेकिन वाई का नहीं। मुझे जिज्ञासा है कि क्यों। यह कोमल जिज्ञासा अक्सर द्वार खोल देती है यदि व्यक्ति तैयार है। 7. अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। हेनरिक फेक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी पेट की भावना मन पढ़ने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। क्या आपने कभी किसी बातचीत में कुछ अजीब महसूस किया है लेकिन यह नहीं बता सके कि क्यों? वह आपका अवचेतन सूक्ष्म संकेतों, छोटे हाव भावों, स्वर में बदलाव या भावनात्मक असंगतियों का पता लगा रहा है। आपको इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, बस गहराई से पता लगाने के लिए इस पर पर्याप्त भरोसा करें। आपकी अंतर्ज्ञान अदालत नहीं है, यह एक कंपास है। 8. सच्चाई के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना। आप जितने अधिक निर्णायक या आक्रामक होंगे उतने ही अधिक लोग झूठ बोलेंगे। फेक्सियस हमें एक ऐसा वातावरण बनाने का आग्रह करते हैं जहां लोग सुरक्षित, स्वीकृत और गैर धमकी महसूस करें। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे अपना बचाव कम कर देते हैं और सच्चाई स्वाभाविक रूप से सामने आती है। इसलिए क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कहने के बजाय कोशिश करें। अगर वह पूरी कहानी नहीं थी तो कोई बात नहीं, मैं यहां समझने के लिए हूं। यह दृष्टिकोण डर के बजाय ईमानदारी को आमंत्रित करता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक दोस्त तनाव छिपा रहा है। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त कहता है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उनके कंधे झुके हुए हैं, उनकी आवाज सपाट है और वे बार बार अपनी गर्दन छू रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उनका सामना करने के बजाय आप धीरे से कहते हैं, आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन मुझे कुछ और महसूस हो रहा है। क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? यह ईमानदारी और गहरे संबंध का क्षण बनाता है। आपने आरोप नहीं लगाया, आपने अवलोकन किया और देखभाल के साथ प्रतिक्रिया दी। यही असली मन पढ़ना है। 9. पेशेवर सेटिंग्स में धोखा काम पर झूठ अक्सर सूक्ष्म होते हैं। मैं उस परियोजना के साथ लगभग पूरा कर चुका हूं, लेकिन शुरू नहीं किया। यहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्याएं बढ़ रही हैं। अति मुआवजे, असुरक्षा को छिपाने के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास, बचाव, विषय बदलना या दूसरों को दोष देना, अस्पष्टता, विवरण या विशिष्टता की कमी जैसे संकेतों को सुनना सीखें। जब आपको यह महसूस हो तो दबाव न डालें। स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछें। पूरा होने का क्या मतलब है? यहां से अगला कदम क्या है? आप अभी क्या चुनौतियां देख रहे हैं? यह आपको प्रतिरोध पैदा किए बिना सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता है। 10. कब जाने देना है? यह जान लें अंत में। फेक्सियस हमें याद दिलाते हैं कि हर झूठ का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोग जीवित रहने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं। कभी कभी वे अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मन पढ़ने की कला दूसरों को गलत साबित करने के बारे में नहीं है। यह सहानुभूति, जागरूकता और यह जानने के बारे में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है।
जब आप करुणा के साथ सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, तो छिपी हुई सच्चाई भी खुद को प्रकट करना शुरू कर देती है। अध्याय 5 से मुख्य बातें। झूठ अक्सर दुर्भावना नहीं बल्कि डर प्रकट करते हैं। केवल एक संकेत नहीं बल्कि व्यवहार के समूहों की तलाश करें। बदलावों को देखने के लिए आधारभूत व्यवहार स्थापित करें। शब्दों और भावनाओं के बीच बेमेल पर ध्यान दें। ने सच्चाई को उजागर करने के लिए टकराव के बजाय प्रश्न और सहानुभूति का उपयोग करें। अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि सूक्ष्म संकेतों और भावनात्मक संरेखण की शक्ति का उपयोग करके बिना हेरफेर के दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए। अध्याय 6, बिना हेरफेर के प्रभाव, सूक्ष्म शक्ति से मन का मार्गदर्शन। अध्याय 6 में आपका स्वागत है। अब जब आपने विचारों का अवलोकन करना, छिपी हुई भावनाओं का पता लगाना और सतह के नीचे सच्चाई को महसूस करना सीख लिया है, तो हम एक गहरे क्षेत्र में कदम रखते हैं। प्रभाव। हेनरिक फेक्सियस एक साहसिक दावा करते हैं। आप हमेशा दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। लेकिन प्रभाव हेरफेर नहीं है। हेरफेर तब होता है जब आप किसी को जबरदस्ती धोखा देते हैं या दबाव डालते हैं। प्रभाव अलग है। यह किसी के विश्वास का उल्लंघन किए बिना उनके विचारों या भावनाओं का मार्गदर्शन करने के बारे में है। यह एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग आप अपनी टीम को प्रेरित करने, एक दोस्त को एक बुद्धिमान विकल्प बनाने में मदद करने, अपने बच्चे के विकास का समर्थन करने या बस अपने रोजमर्रा के संचार को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आइए वास्तविक प्रभाव के पीछे के सूक्ष्म मनोविज्ञान को अनलॉक करें। 1. प्रभाव की नींव। संबंध किसी को भी प्रभावित करने से पहले आपको उनसे जुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि लोग तर्क का पालन नहीं करते हैं, वे विश्वास का पालन करते हैं। प्रभाव तब शुरू होता है जब व्यक्ति आपकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करता है। फेक्सियस कहते हैं, आपकी प्रभावित करने की क्षमता उस क्षण से शुरू होती है जब कोई आपकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करता है। और आप वह कैसे बनाते हैं? उन कौशलों के माध्यम से जिन पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। आंखों का संपर्क, नकल, सक्रिय श्रवण, भावनात्मक सहानुभूति। संबंध के बिना प्रभाव हेरफेर बन जाता है, लेकिन संबंध के साथ यह मार्गदर्शन बन जाता है। 2. पारस्परिकता का नियम। मानव व्यवहार में सबसे मजबूत ताकतों में से एक पारस्परिकता है। जब कोई हमें कुछ देता है, ध्यान, दयालुता, मदद, तो हम बदले में कुछ देने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए मूल्य प्रदान करके शुरुआत करें। उन्हें वास्तविक प्रशंसा दें। किसी समस्या को हल करने में मदद करें। उपयोगी अंतर्दृष्टि साझा करें। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब वे आपसे उत्साहित महसूस करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपके सुझावों के लिए अपना मन खोलते हैं। यह नियंत्रण नहीं बल्कि उदारता में निहित प्रभाव है। 3. सूक्ष्म फ्रेमिंग की शक्ति। आप जिस तरह से जानकारी प्रस्तुत करते हैं वह इस बात को बदल देती है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। इसे फ्रेमिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, आपको अधिक व्यायाम करना चाहिए कहने के बजाय कोशिश करें, मैंने ध्यान दिया है कि हर सुबह थोड़ी देर टहलने से मुझे कितना बेहतर महसूस होता है। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? आप आदेश नहीं दे रहे हैं, आप एक कहानी, एक भावना या एक सुझाव साझा कर रहे हैं। यह प्रतिरोध नहीं बल्कि जिज्ञासा को आमंत्रित करता है। फेक्सियस दिखाते हैं कि वाक्यांशों में छोटे बदलाव व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं। 4. उनकी भाषा को प्रतिबिंबित करें। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उनकी तरह लगते हैं। इसीलिए फेक्सियस मौखिक नकल की तकनीक सिखाते हैं। उनके शब्दों की पसंद, बोलने की गति, भावनात्मक लहजे को सुने। यदि वे कहते हैं मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं, तो तर्क के साथ प्रतिक्रिया न दें, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें। वह निराशाजनक लगता है, क्या आप इसके बारे में बात करना चाहेंगे? उनकी भाषा का उपयोग करके आप उनकी दुनिया में कदम रखते हैं और वह अंदर से प्रभाव बनाता है। 5. आदेशों के बजाय प्रश्नों के माध्यम से प्रभावित करें। लोगों को यह बताना कि क्या करना है प्रतिरोध पैदा करता है, लेकिन सही प्रश्न पूछने से स्वामित्व उत्पन्न होता है। आपको अपना रवैया बदलने की जरूरत है कहने के बजाय पूछें, आज थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए आप क्या बदल सकते हैं? प्रश्न किसी व्यक्ति के अहंकार को चुनौती नहीं देते हैं, वे प्रतिबिंब को आमंत्रित करते हैं। जब विचार उनका अपना लगता है तो वे उस पर कार्रवाई करने की अधिक संभावना रखते हैं। 6. भावनाओं को प्रभावित करने के लिए एंकरिंग का उपयोग करें। फेक्सियस भावनात्मक एंकरिंग की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। यह इस तरह काम करता है,
किसी को शांत, खुशी या प्रेरणा जैसी विशिष्ट भावना तक पहुंचने में मदद करें। इसे एक शारीरिक हाव भाव से जोड़ें, जैसे उनका हाथ छूना या किसी वस्तु की ओर इशारा करना। बाद में जब आप उस हाव भाव को दोहराते हैं तो यह भावना को फिर से जगाता है। यह सूक्ष्म, शक्तिशाली और सम्मानजनक है। आप उनकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आप बस उन्हें अपने आंतरिक संसाधनों से फिर से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। 7. गैर मौखिक प्रभाव। मौन शक्ति शब्द आपके प्रभाव का केवल एक हिस्सा है। वास्तव में आपका शरीर आपकी आवाज से ज्यादा बोलता है। यहां कुछ गैर मौखिक प्रभाव उपकरण दिए गए हैं। खुली मुद्रा आत्मविश्वास और ग्रहणशीलता व्यक्त करती है। सिर हिलाना सहमति को प्रोत्साहित करता है। मुख्य बिंदुओं के बाद ठहराव महत्व का संकेत देता है। गर्मजोशी के साथ मुस्कुराना पसंद और विश्वास बढ़ाता है। जब आपका शरीर आपके इरादे के साथ संरेखित होता है तो आपका संदेश चुंबकीय हो जाता है। 8. प्राइमिंग के साथ विचारों को रोपना। प्राइमिंग संदेश देने से पहले किसी के दिमाग को तैयार करने की कला है। फेक्सियस यह उदाहरण देते हैं, यदि आप अपना विचार साझा करने से पहले कहते हैं, यह थोड़ा पागल लग सकता है, तो आपने उनके दिमाग को इसे अजीब मानने के लिए प्राइम कर दिया है। इसके बजाय कहें, यहां एक दिलचस्प विचार है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, और उनका दिमाग इसे तलाशने के लिए खुल जाता है। आप अपने वास्तविक संदेश से पहले जो कहते हैं वह इस बात के लिए मंच तैयार करता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। 9. निश्चितता का प्रभाव। आत्मविश्वास संक्रामक है। जब आप दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं, अहंकार के साथ नहीं, तो लोग झुक जाते हैं। वे आपके विश्वास पर भरोसा करते हैं। फेक्सियस कहते हैं, सबसे अधिक उबिडितलने लोग सबसे तेज नहीं होते हैं, वे सबसे निश्चित होते हैं। इस निश्चितता को बनाने के लिए पहले अपने मन में स्पष्ट रहें। आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करें। धीरे धीरे और शांति से बोलें। लोग आपके शब्दों के नीचे आपकी भावनात्मक स्थिति को महसूस करते हैं। यदि आप स्थिर हैं तो आपका प्रभाव गहरा होता है। 10. कभी भी सहमति का उल्लंघन न करें। यह नैतिक प्रभाव का सुनहरा नियम है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बदलने की कोशिश न करें जिसने आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। वास्तविक प्रभाव नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह सहयोग के बारे में है। यदि कोई ना कहता है तो उसका सम्मान करें। यदि वे तैयार नहीं हैं तो प्रतीक्षा करें। यदि वे जगह मांगते हैं तो दें। फेक्सियस हमें याद दिलाते हैं कि अपना दृष्टिकोण थोपना विश्वास को बर्बाद करता है, लेकिन सम्मान के साथ इसे पेश करना एक ऐसा बंधन बनाता है जो टिकता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, एक प्रबंधक टीम संस्कृति को आकार दे रहा है। कल्पना कीजिए कि एक टीम अलग थलग, अव्यवस्थित और निराश है। प्रबंधक चिल्ला सकता है, धमकी दे सकता है या अपराधबोध करा सकता है, लेकिन इसके बजाय वह प्रभाव चुनती है। वह पहले सुनकर, वास्तव में सुनकर शुरुआत करती है। वह उनकी भाषा को प्रतिबिंबित करती है, नए विचारों को धीरे से फ्रेम करती है, ऐसे प्रश्नों का उपयोग करती है जैसे, आपके लिए इसे आसान क्या बनाएगा? हम इस सप्ताह किस छोटी जीत का लक्ष्य रख सकते हैं? वह परिणाम नहीं बल्कि प्रयास की प्रशंसा करती है, लचीलापन की कहानियां साझा करती है, शांत व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करती है। कुछ हफ्तों में मनोबल बढ़ता है। टीम तालमेल में चलती है, इसलिए नहीं कि उन्हें बताया गया था, बल्कि इसलिए कि वे प्रेरित थे। यह सम्मान, सहानुभूति और उपस्थिति के साथ प्रभाव की शक्ति है। अध्याय 6 से मुख्य बातें। प्रभाव दबाव से नहीं बल्कि विश्वास से शुरू होता है। आदेशों के बजाय प्रश्नों, कहानियों और फ्रेमिंग का उपयोग करें। संबंध बनाने के लिए भाषा और भावनात्मक लहजे को प्रतिबिंबित करें। सूक्ष्म हाव भावों के साथ सकारात्मक भावनाओं को एंकर करें। सीमाओं का सम्मान करें। सच्चा प्रभाव स्वतंत्रता का सम्मान करता है। अगले अध्याय में हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता में गहराई से जाएंगे। वास्तविक समय में अपनी और दूसरों की भावनाओं को पढ़ना और नियंत्रित करना। अध्याय 7, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वास्तविक समय में भावनाओं को पढ़ना। अध्याय 7 में आपका स्वागत है। अपनी यात्रा के इस बिंदु पर आपने लोगों के व्यवहार का अवलोकन करना, उनकी शारीरिक भाषा को समझना और यहां तक कि उनके निर्णयों को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करना भी सीख लिया है। लेकिन एक ऐसा कौशल है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हेनरिक फेक्सियस इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक मन पढ़ना विचारों को पढ़ना नहीं है, यह भावनाओं को पढ़ना है। भावनाएं वह अदृश्य भाषा है जिसे हम सभी बोलते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। वे लगातार हमारे निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और संबंधों का मार्गदर्शन करती हैं, और जो उन्हें पढ़ सकते हैं वे उनका नेतृत्व कर सकते हैं। 1. भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही सब कुछ क्यों है?
लोग तर्क से पहले भावना पर कार्रवाई करते हैं। जब कोई विषय से बचता है, रक्षात्मक हो जाता है, अपनी मुद्रा बदलता है या अचानक चुप हो जाता है, तो यह सिर्फ व्यवहार नहीं है, यह एक भावनात्मक बदलाव है। फैक्सियस कहते हैं, यदि आप वास्तव में किसी को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों का विश्लेषण करना बंद कर दें, उनकी भावनाओं को महसूस करना शुरू करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है दूसरों में भावनात्मक स्थितियों को पहचानना, सहानुभूति और जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया देना और वास्तविक समय में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करना। 2. भावनात्मक संकेतों को पहचानना। तो भावनाओं को उठते ही आप कैसे पहचानते हैं? यहां देखने के लिए संकेत दिए गए हैं। जबड़े या गर्दन में तनाव या बेचैनी का संकेत देता है। तेजी से पलक झपकना चिंता या अभिभूत होने का संकेत दे सकता है। चिड़चिड़ाहट या घबराहट को छिपाने वाली एक तंग मुस्कान। अचानक चुप्पी अक्सर भावनात्मक वापसी या आत्मसुरक्षा का मतलब होती है। भावनाएं शब्दों से पहले दिखाई देती हैं। आप जितने अधिक उपस्थित रहेंगे उतना ही अधिक आप उन्हें देखेंगे। 3. उनकी भावनात्मक आवृत्ति से मेल खाना यहां एक शक्तिशाली तकनीक है। भावनात्मक मिलान। जब कोई उदास महसूस कर रहा हो तो उन्हें बहुत जल्दी खुश करने की कोशिश न करें, यह भावनात्मक असंगति पैदा करता है। इसके बजाय उनके भावनात्मक स्वर से मेल करें, उनकी भावना को स्वीकार करें, फिर धीरे से उन्हें उससे बाहर निकालें। उदाहरण के लिए, यदि आपका दोस्त नीचे देखता है और कहता है, मैं बस बहुत अभिभूत हो गया हूं, तो यह न कहें, चलो तुम ठीक हो जाओगे। इसके बजाय कहें, वह बहुत मुश्किल लगता है, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगे? यह भावनात्मक सुरक्षा बनाता है और वहां से आप मिलकर मूड बदल सकते हैं। 4. आत्म जागरूकता। अपने भावनात्मक रिसावों पर ध्यान दें। आप सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ रहे हैं, वे भी आपको पढ़ रहे हैं। आपकी मुद्रा, लहजा और चेहरे का तनाव लगातार संकेत भेजता है। यदि आप चिढ़, चिंतित या विचलित हैं तो यह दिखता है। फैक्सियस बताते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं, वे उनका प्रबंधन करते हैं। किसी भी बातचीत से पहले खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं क्या प्रक्षेपित कर रहा हूं? क्या मेरी ऊर्जा इस क्षण को मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है? दूसरों में महारत हासिल करना खुद में महारत हासिल करने से शुरू होता है। 5. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान भाषा शब्दों में भावनात्मक भार होता है। इन वाक्यांशों की तुलना करें। तुमने ऐसा क्यों किया? आरोप लगाने वाला लगता है। और आज आपने ऐसा क्यों तय किया? जिज्ञासु लगता है। शांत हो जाओ, अक्सर और गुस्सा भड़काता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, अपना समय लो। भावनात्मक दीवारों को कम करता है। फैक्सियस हमें याद दिलाते हैं कि शब्दों के पीछे का लहजा शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। ऐसे बोलें जैसे आपको परवाह है, ऐसे रुकें जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसे सांस लें जैसे आप शांत हैं। 6. केवल हरकतों की नहीं, भावनाओं की नकल करना। पिछले अध्यायों में हमने शारीरिक भाषा की नकल करने के बारे में बात की थी। अब हम इसे और गहरा ले जाते हैं। उनकी भावनात्मक स्थिति की नकल करें। यदि कोई खुश है तो उत्साह प्रतिबिंबित करें, यदि कोई गंभीर है तो शांत उपस्थिति दिखाएं। यह तर्क से कहीं ज्यादा तेजी से तालमेल बनाता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो भावनात्मक रूप से उनसे मेल खाते हैं। 7. सहानुभूति और अवशोषण के बीच अंतर जाने। सहानुभूति किसी के साथ महसूस करना है, अवशोषण उनकी भावनात्मक तूफान में खिंचाव महसूस करना है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग एक शांत केंद्र बनाए रखते हैं। वे अपना संतुलन खोए बिना गहराई से सुनते हैं। फैक्सियस एक सरल तकनीक साझा करते हैं। जब कोई भावनात्मक रूप से कुछ साझा करता है तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक सचेत सांस लें। यह आपको स्थिर करता है, आपकी तंत्रिका तंत्र को शांत रखता है। फिर भावनात्मक आवेग से नहीं बल्कि स्पष्टता से प्रतिक्रिया दें। 8. समूह की भावना को पढ़ना यह सिर्फ व्यक्ति नहीं है, समूहों में भी भावनाएं होती हैं। एक कमरे में प्रवेश करें और आप इसे महसूस कर सकते हैं। उत्साह, तनाव, थकान, प्रतिरोध। फैक्सियस इसे सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। यदि आप एक महान संचारक बनना चाहते हैं तो आपको कमरे को पढ़ना सीखना होगा। क्या समूह खुला है या बंद? क्या लोग आगे झुक रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? क्या ऊर्जा प्रवाहित हो रही है या अटकी हुई है? एक बार जब आप समूह की भावना को पढ़ लेते हैं तो आप इसे अपने स्वर, उपस्थिति या यहां तक कि चुप्पी से भी बदल सकते हैं। 9. भावना को एक कंपास के रूप में उपयोग करना। अंत में भावनाएं बाधाएं नहीं हैं, वे मार्गदर्शक हैं। वे आपको दिखाती हैं कि क्या मायने रखता है, किसी को किस बात का डर है, किसी को क्या चाहिए। भावनाओं में तालमेल बिठाकर अपनी और दूसरों की आप केवल शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा संबंध बनाते हैं।
यह मन पढ़ने का उच्चतम रूप है। विचारों की भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि दिलों में महसूस करना। वास्तविक जीवन की कहानी। भावना से नेतृत्व करने वाला नेता एक टीम अराजकता में थी, थकी हुई, निराश और हतोत्साहित। उनके नेता ने और ज्यादा जोर लगाने की कोशिश की। वह उल्टा पड़ गया। फिर एक दिन वह अंदर आई और बस कहा, मैं महसूस कर सकती हूं कि कुछ गड़बड़ है और मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं सुन रही थी। मैं अब यहां हूं, क्या हम बात कर सकते हैं? कमरा शांत हो गया, आंसू आए। ईमानदार सच्चाई बोली गई, दीवारें गिर गईं। उसने समस्या को रणनीति से हल नहीं किया, उसने इसे भावनात्मक उपस्थिति से हल किया। मन पढ़ना वास्तव में यही मायने रखता है। अध्याय 7 से मुख्य बातें। और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सभी संचारों की नींव है। शब्दों पर प्रतिक्रिया करने से पहले भावनात्मक संकेतों को पढ़ें। मार्गदर्शन करने से पहले भावनाओं का मिलान करें। जी, अपने भावनात्मक संकेतों के प्रति जागरूक रहें। केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल से सुने। अगले अध्याय में हम अंतिम अध्याय व्यावहारिक अनुप्रयोगों में आगे बढ़ेंगे, जहां हम आपके सभी कौशल लेंगे और आपको दिखाएंगे कि उन्हें दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाया जाए। अध्याय 8, वास्तविक दुनिया में मन पढ़ना, मानसिक प्रभाव के रोजमर्रा के अनुप्रयोग। अध्याय 8 में आपका स्वागत है। मन पढ़ने की कला में महारत हासिल करने का अंतिम चरण। अब तक आपने शारीरिक भाषा पढ़ना, सूक्ष्म भावों की व्याख्या करना, भावनाओं का मिलान करना और बिना हेरफेर के प्रभावित करना सीखा है। लेकिन अगर आप इसे वास्तविक जीवन में लागू नहीं कर सकते, तो इस सारे ज्ञान का क्या मूल्य है? हेनरिक फेक्सियस इसे स्पष्ट करते हैं, मन पढ़ना कोई प्रदर्शन नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह लोगों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, यह हर बातचीत में सहानुभूति और जागरूकता के साथ जुड़ने, समझने और नेतृत्व करने के बारे में है। आइए देखें कि आप इन उपकरणों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में, काम पर, रिश्तों में, सामाजिक स्थितियों में और अन्य जगहों पर कैसे कर सकते हैं। 1. बातचीत में शब्दों से परे सुनना। औसत व्यक्ति जवाब देने के लिए सुनता है, मन पाठक समझने के लिए सुनता है। किसी भी बातचीत में इसे आजमाएं। ध्यान दें कि वे कैसे बोलते हैं, न कि केवल वे क्या कहते हैं। स्वर, मात्रा और गति में बदलावों का निरीक्षण करें। उनकी आंखों को देखें, क्या वे चमकती हैं या सुस्त हो जाती हैं? उनकी मुद्रा को ट्रैक करें, क्या वे खुलते हैं या बंद हो जाते हैं? जब आप शब्दों और भावनाओं के बीच असंगति देखते हैं, तो धीरे से इसका पता लगाएं। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं, मैं ठीक हूं, लेकिन उनकी आवाज सपाट है और कंधे तने हुए हैं। आप जवाब देते हैं, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या आप बात करना चाहेंगे? यह गहरे, अधिक सार्थक संबंध का द्वार खोलता है। 2. काम पर कमरे को पढ़ना और प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना। बैठकों, प्रस्तुतियों या टीम की गतिशीलता में मन पढ़ना आपको एक फायदा देता है। मान लीजिए कि आप एक विचार पेश कर रहे हैं और आपका ग्राहक अपनी भुजाएं मोड़ना शुरू कर देता है, पीछे झुक जाता है और आंखों का संपर्क टालता है। बस अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से जोर न दें, रुकें, कुछ ऐसा पूछें, क्या यह आपकी जरूरतों के अनुरूप लगता है? या इससे भी बेहतर, आप हिचकिचाते हुए लग रहे हैं, क्या मैं कुछ स्पष्ट कर सकता हूं? बिना किसी निर्णय के भावना को नाम देकर आप भावनात्मक नेतृत्व दिखाते हैं। टीमें उनका अनुसरण करती हैं जो उन्हें देखा और सुरक्षित महसूस कराते हैं। 3. रिश्तों में भावनात्मक जागरूकता के माध्यम से गहरे बंधन। हर रिश्ता, रोमांटिक हो या अन्यथा, अनकही समझ पर पनपता है। आपको मानसिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका साथी कब थोड़ा पीछे हटता है, कब उनकी प्रतिक्रियाएं सामान्य से छोटी होती हैं, कब उनकी मुस्कान थोड़ी कम उज्जवल होती है। फिर देखभाल के साथ पूछें, अंदर क्या चल रहा है? आप चुप हैं, क्या आप ठीक हैं? अक्सर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होने की होती है। प्यार में मन पढ़ने का मतलब है भावनात्मक आवृत्ति में तालमेल बिठाना, अनुमान लगाना नहीं, बल्कि महसूस करना। 4. संघर्ष में सहानुभूतिपूर्ण प्रभाव के माध्यम से तनाव कम करना। तर्क आमतौर पर विषय के बारे में नहीं होते हैं, वे अनदेखे भावनात्मक संकेतों के बारे में होते हैं। संघर्ष को कम करने के लिए फेक्सियस पहले दूसरे व्यक्ति की तीव्रता से मेल खाने का सुझाव देते हैं, फिर धीरे धीरे भावनात्मक ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाएं। उदाहरण के लिए, यदि कोई गुस्सा है तो फुसफुसाएं नहीं, पहले उनकी आवाज से मिलें, फिर अपनी आवाज कम करें। शांत शारीरिक भाषा, कोमल आंखों का संपर्क और खुली हथेलियों का उपयोग करें। भावना भावना का अनुसरण करती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके
आप उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। 5. सामाजिक परिवेश। नियंत्रण के बिना आत्मविश्वास। जब आप अजनबियों से भरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप क्या करते हैं? मन पाठक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं, वे इसका अवलोकन करते हैं। सामाजिक नेता कौन है? कौन चिंतित है? कौन शांत है? ऊर्जा कहां प्रवाहित हो रही है? फिर वे समूह की गति को प्रतिबिंबित करते हैं। छोटे से शुरू करें, बोलने से पहले अवलोकन करें। मुद्रा, स्वर और भावनात्मक वाइब के साथ तालमेल बिठाकर सूक्ष्म रूप से तालमेल बनाएं। एक बार संरेखित होने के बाद आप आसानी से बिना जोर लगाए प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। 6. बिक्री और अनुनय में सूक्ष्म प्रभाव। बिक्री बात करने के बारे में नहीं है, यह सुनने के बारे में है। यदि आप कोई उत्पाद, सेवा या यहां तक कि एक विचार बेचते हैं तो आपका काम दूसरे व्यक्ति के मानसिक स्थान में प्रवेश करना है। आप जितने उत्तर देते हैं उससे ज्यादा प्रश्न पूछें। चेहरे के भावों में बदलाव देखें। यदि वे आगे झुकते हैं तो वे व्यस्त हैं, यदि वे दरवाजे की ओर देखते हैं तो वे समाप्त हो गए हैं। महान प्रभावशाली लोग वास्तविक समय में समायोजित होते हैं, स्क्रिप्ट के साथ नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ। सबसे अच्छा अनुनय अदृश्य होता है, यह विश्वास जैसा लगता है।